हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है हड़प्पा सभ्यता। इस टॉपिक के बारे में हम सारी डिटेल आज डिस्कस करेंगे। हड़प्पा सभ्यता क्या है, कैसे इसका अंत हुआ, इसका कार्यकाल कब तक चला और इसमें कितने शासन रहे हैं, संपूर्ण अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो पहले मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि सभ्यता क्या होती है। तो लोगों के एक ऐसा समूह जो सभ्यता के नाम से जाना जाता है, अर्थात जो लोगों का एक एकत्रित समूह होता है या किसी गांव में बसे होते हैं, उसे ही सभ्यता कहा जाता है। विश्व की प्रमुख सभ्यताएं 1920 से पहले ऐसा माना जाता था कि मिस्र की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, और चीन की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। लेकिन फिर भी हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और तब से यह भी विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी गई है। हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब अध्ययन करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी। आज से लगभग 160 साल पहले सन 1856 में पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में रेलवे लाइन का कार्य हो रहा था, यानी कि रेलवे लाइन की पटरी बिछाई जा रही थी, जिसके लिए कार्य खुदाई खनन हो रही थी। उन जगहों पर खुदाई की जा रही थी और इसी दौरान लोगों को कुछ पुरानी ईंटें एवं सतह मिली। उस समय वो लोग ये नहीं समझ पाए कि इसका क्या महत्व है, और रेलवे पटरी के कार्य को जारी रखा गया। कहने का तात्पर्य ये है कि उन लोगों को जिस समय वो ईंटें मिली, उन्हें समझ में नहीं आया था कि ये कोई सभ्यता हो सकती है। उन्होंने समझा कि ये कोई खंडर है। उसमें से उन्होंने लगभग बहुत सारी ईंटें निकाली थी और रेलवे लाइन पटरी बिछाने में वहाँ पर लगाई थी। फिर चलते हैं सन 1861 में कोलकाता में भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई। पुरातात्विक विभाग वह संस्था है जो कि किसी देश के इतिहास से संबंधित सूचनाओं की जांच करती है। मतलब कि इतिहास से रिलेटेड कोई भी संबंधित कोई, जैसे कि मान लो कोई सभ्यता है और उसके बारे में वो जानकारी या उसके बारे में रिसर्च करते रहते हैं, वही पुरातात्विक विभाग संस्था होती है, जो कि इतिहास के पुराने से पुराने किसी भी संस्थाओं को और के अध्ययन। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके पहले निदेशक एलेक्जेंडर कनिंघम थे। उन्हें भी भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पर भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सीधा सा आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारी यूपीएससी एग्जामों में से आता है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जॉन मार्शल 1902 से 1928 तक पुरातात्विक विभाग के निदेशक बने हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। जैसे कि मान लो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई 1902 से 1928 तक पुरातत्व विभाग के निदेशक कौन थे? तो इसका आंसर है जॉन मार्शल। फिर आगे बढ़ते हैं।
इसे छिपे हुए दौरों में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। सन 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में, यानी कि जॉन मार्शल के निर्देशक के अंडर में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। हड़प्पा सभ्यता को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि मान लो सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर यह सभ्यता खोजी गई थी, यानी कि इस सभ्यता की शुरुआत हड़प्पा नामक स्थान से हुई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इसका सीधा सा आंसर है सिंधु नदी के किनारे यह सभ्यता बसी हुई है, यानी कि यह सभ्यता सिंधु घाटी की नदी पर, वहाँ पर यह सभ्यता वहाँ पर स्थित है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युग सभ्यता, इस सभ्यता को कांस्य युग का सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि दूसरे ब्रेन में टीन मिलाकर कांस्य की खोज की थी। अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विशेषताएं। भौगोलिक यानी कि हमारी धरती से रिलेटेड संबंधित इस सभ्यता की विशेषताएं की, जैसे कि शुरुआत में देगा क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल आप स्क्रीन पे देख पाए होंगे। इसका क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में देखें तो यह सभ्यता अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होती हुई भारत में ऊपरी जम्मू कश्मीर से नीचे गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैली हुई है। इस सभ्यता को एक त्रिभुजीय सभ्यता आकार भी कहा जाता है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भाई कौन सी सभ्यता को त्रिभुजाकार सभ्यता कहा जाता है? क्योंकि यह त्रिभुजाकार क्षेत्र में हुई थी। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं हैं, अर्थात यह सभ्यता विश्व में एक ही समय पर थी। हड़प्पा सभ्यता का काल यानी कि इसका समय, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक के माना जाता है, अर्थात इसके बीच में ये सभ्यता थी। इसके बाद इसका पतन हो गया था, अर्थात नष्ट हो गई थी। अब चलते हैं हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके। तो पहला है कृषि, पशुपालन और शिकारी। शिकारिया क्या कहते हैं? तो चलते हैं कृषि। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से गेहूं, दाल, बाजरा, सफेद चना और आदि उगाते थे। सिंचाई के लिए नहरों एवं कुओं का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में विषण अर्थात बेल का एक चित्र मिला है, जिससे बेल की जानकारी मिलती है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा के लोग खेत जोतने के लिए बेल का प्रयोग करते थे। फिर कई जगहों पर हल्के प्रतिरूप भी मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि खेतों में हल के द्वारा जुताई की जाती थी। और कई जगहों पर हल्के प्रतिरूप मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि खेतों में हल के द्वारा जुताई की जाती थी, जो कि आज भी की जाती है। फिर कालीबंगा और राजस्थान में जुते हुए खेत के परिणाम मिले हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, यानी कि एक समय में दो फसल उगाई जाती थी, जो कि हमारे वर्तमान में भी उगाई जाती है।
हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी और पत्थर से बने यंत्रों का प्रयोग पालतू मिलाने के लिए करते थे और ये फसल काटने के लिए जैसे कि दांतों से बने औजारों का प्रयोग करते थे, जो कि आज भी करते हैं। और सिंचाई के लिए नदी किनारे आदि तालाबों का प्रयोग करते थे। और इसका साक्ष्य अफगानिस्तान और क्षेत्रगय में इसका साक्ष्य मिला है। अब है पशुपालन। हड़प्पा जगहों से भेड़, भैंस, सुअर जैसे जानवर की जीव की प्राप्ति हुई है, अर्थात उनकी हड्डियां अर्थात उनके कंकाल तंत्र मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यह लोग इन जानवरों को पालते थे। लेकिन ये बात 100% सही नहीं है, क्योंकि इतिहासकारों ने यह नहीं जुटाया कि ये इन जानवरों को पालते थे, अर्थात इनका शिकार करते थे। अब शिकार, यहाँ पर मछली, पक्षी और जंगल जानवरों की हड्डियां भी मिली, इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग इनका शिकार करते थे। अब है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के 2 मुख्य शहरों में से एक है। इसमें पहला शहर हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो की विशेषताएं। यदि आप आपने मोहनजोदड़ो मूवी तो देखी होगी, उसके अंदर दिखाया जाता है कि वहाँ पर किस तरह के महल मकान, अर्थात वहाँ पर किस तरह के 2 अलग अलग यानी कि 2 अलग अलग स्थान होते हैं। एक ऊंचे स्थान पर होता है, एक नीचे। एक राजा के लिए बनाया जाता है और एक प्रजा के लिए। जो कि प्रजा के लिए बनाया जाता है वो बड़ा होता है, और राजा के लिए बनाया जाता है जो ऊंचे स्थान पर और छोटा होता है। यह हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रमुख शहरों में से एक था। ये आधुनिक पाकिस्तान लड़काना जिले में स्थित है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका क्षेत्र लगभग 125 हेक्टेयर था। मोहनजोदड़ो में नगरों को मुख्य रूप से 2 सदस्य जुड़े हुए थे, किला और निचला शहर। किला अर्थात इसे दुर्ग भी कह सकते हैं। मैंने यहाँ पर दुर्ग ही लिख रखा है, किला नहीं लिख रखा है। अब दुर्ग के बारे में अर्थात किले के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। आकार में छोटा था। इसे तत्कालीन बनाया गया था। जिले के चारों ओर अर्थात किले के चारों ओर दीवार से घिरा हुआ था। मतलब कि इसके चारों ओर दीवार खींची हुई थी, जिससे कि इसके अंदर कोई प्रवेश ना कर सके, अर्थात ये शत्रुओं के से बचने के लिए बनाई गई थी। भाई शत्रु इससे प्रहार ना कर सके। ये दीवार इसे निचले शहर से अलग करती थी। फिर निचला शहर, इस निचले शहर के इससे आकार में किला से बड़ा था, अर्थात किले से निचला शहर अत्यधिक विशाल था। यह सामान्य लोगों के लिए बनाया गया था, अर्थात वहाँ की प्रजा के लिए। इसकी मुख्य विशेषताएं इसकी जल निकास प्रणाली है। अब थोड़ा दुर्ग के बारे में और थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। माल बाग अर्थात माल गोदाम यानी कि अन्नग्रह, यह एक बड़े आकार का बैंक होता था, अर्थात एक बड़ा आकार का विशाल एक कमरा होता था जिसमें अनाज को रखा जाता था। अगर विशाल स्नानागार, किले पर बहुत बड़े बड़े स्नानागारों की सतह मिली हैं, जिनका आकार 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 2.4 मीटर गहरा था। इसके चारों ओर बरामदे थे। स्नानागार को भरने के लिए कुओं का
प्रशासन था। ऐसा माना जाता है कि इनका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए या विशेष अवसरों पर नहाने के लिए किया जाता होगा। जैसे कि अवसर मान लो कि उस समय अवसर बोलते हैं, जिससे इस समय हम जैसे कि त्योहार बोलते हैं। इन सभी और जलाशयों में तल तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिण में सीढ़ियां बनाई गई थी। इस सभी जलयान को मुख्य नालियों से जोड़ा जाता था ताकि जो गंदा पानी है वो इससे बाहर निकल जाए। अब निचला शहर, इसमें प्रमुख पॉइंट है सड़कें। मोहनजोदड़ो में सड़कें 4 से 10 मीटर चौड़ी होती थी। यहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, जो कि एक प्रमुख इसकी विशेषता थी सड़कों की। कई इतिहासकारों का कहना है कि सड़कों को इस तरह से बनाया गया था ताकि वह वहाँ के माध्यम से आप स्पष्ट हो जाए। जल निकास प्रणाली, योजना व्यवस्था से नाली और गलियों को निर्माण किया गया था। नालियों के लिए जिप्स के घेरे का प्रयोग किया जाता था। नालियों को घिसा जाता था ताकि कूड़ा करकट से बचा जा सके। वर्षा जल सत्यापन के लिए विशेष प्रशासन किए गए हैं। भवन निर्माण, मोहनजोदड़ो में सफाई का खास माध्यम रखा गया था। वेली के चारों ओर की दरार का निर्माण किया गया था। प्रत्येक घर की दीवार के बाहर एक नाली आवश्यक होती थी। हर घर में बड़े बड़े पेटी होते थे। हर घर में पत्थरों का बना हुआ था, अर्थात पत्थरों का बना हुआ था। प्रत्येक घर स्नानघर एक होता था। घरों के अंदर कुएं का निर्माण किया गया था। पानी के निकास के लिए हर घर में नालियों का प्रबंध किया गया था ताकि गंदा पानी बाहर निकाला जा सके। इस बेली का उपयोग खाना पकाने और अन्य कार्यों के लिए किया जाता था। निचली खिड़कियां में नहीं होती थी और दरवाजे के किनारे खुलते थे। स्नानघर की नालियां गहरी नालियों से जुड़ी हुई थी। कई घरों में सीढ़ियां भी मिलती हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ मकान 2 मंजिल के भी होते थे। अकेले मोहनजोदड़ो में ही लगभग 70 अलग अलग प्रकार के इसके अंदर कुएं मिले थे। अब चलते हैं अन्य सुविधाएं। यात्रियों के लिए सराय का निर्माण किया गया था और शहरों के बाहर शॉर्टकट बट्टी बनाई जाती थी ताकि शहर में प्रदूषण ना हो सके। और गलियों का निर्माण इस तरह से किया गया था कि सूरज की रोशनी के कोने तक जा सके। सुरक्षा के लिए पहरेदार अधिकृत हो जाते थे। कूड़े को नगरों से बाहर गड्ढों में जमा किया गया था। अब सामाजिक विभिन्नताएं। हड़प्पा सभ्यता में विभिन्नताओं की जानकारी हमें सावधान विलास और वस्तुओं से मिलती है। पहला सावधान अर्थात अंतिम संस्कार की विधि होती है सावधान। यहाँ पर किसी व्यक्ति का अंत संस्कार किया गया है। जैसे कब्रों की शक्ल में एक दूसरे से अलग करके कई कब्रों में चिनाई की गई थी, जबकि कई कब्रों में सामान्य कब्रों में व्यक्तियों के साथ मिट्टी के बर्तन जेवर भी दफनाए जाते थे। शायद ये लोग ये सोच कर दफनाते होंगे कि ये इनके मृत्यु के बाद इनके काम आएंगे, अर्थात ये लोग शायद पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं।
क्योंकि शायद ये हड़प्पा लोगों पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। कब्रों में से ब्रोंज के दर्पण, मनके अर्थात जेवर आदि मिले हैं। विलासी कारना सामाजिक विविधताओं को अपरिचित का एक और तरीका होता है। विलास की झलक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। रोज प्रयोग करने वाले, काम करने वाले, जैसे कि चक्की, मिट्टी, बर्तन, सुई, सामान्य उपकरण आदि। इन्हें पत्थर या मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से बनाया जाता था और यह आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। अब गलोस की शिकायत, ये वह चीज़ है जो कि आसानी से उपलब्ध नहीं थी, यानी कम मात्रा में मिलती है। ऐसी वस्तुएं जो कि दुर्बल हो जाती है, जिन्हें कीमत माना जाता है, जैसे कि फाइनेंस के पात्र। ईश्वरपुर का हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल गुजरात और कालीबंगा राजस्थान, नागेश्वर गुजरात, धोलावीरा गुजरात में मिलता था। शिल्प कार्य अर्थात शिल्प कला। शिल्प कला के अंदर के रेवजात, मूर्तियाँ, औजार बनाना आदि को शामिल किया गया है। हड़प्पा में मुख्य रूप से मनके, बुराकर, पाट बनाए जाते हैं। शंख की सिलाई की जाती थी और धातु कार्य किए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य शिल्प उत्पादन केंद्र चंदोड़, लोथल और धोलावीरा में छेड़छाड़ का सामान्य मिला है। अर्थात धोलावीरा में जब मनके होते थे उनमें छेद किए जाते थे, क्योंकि वहाँ पर छेद करने के औजार मिले हैं। मोहर और मुद्रांकन। मोहर और मुद्रांकन का प्रयोग साइट्स की सुरक्षा के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सामान बेचा जाता है तो उसके मुंह को रस्सी से बांध दिया जाता है, अर्थात उसी रस्सी पर सीढ़ी चंडे से उस पर मोहर की छाप पड़ जाती थी। अगर उसे उस मोहर के आपबीती में कोई बदला या सामान्य के साथ छेड़छाड़ को देखा गया तो उसी साथ उसे भेजे जाने वाले पहचान का पता भी मिलता था। अब बाट, जो कि आज के समय में से बाट ही कहते हैं। पहले इस वर्तमान में तो लोहे के बनाए जाते हैं और वर्तमान में तो आजकल कंप्यूटर काटा आ चुका है, लेकिन उस समय ऐसी कोई और नहीं थी, इसलिए उस समय ताकड़ी का उपयोग करते थे, जिसमें बाट की सहायता से नापा जाता था। ये बाट चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। इसका प्रयोग जेवरों और मकानों के तलाश के लिए किया जाता था। मनकों को कार्लियन लाल रंग का सुंदर पत्थर जैसे स्पर्श, सेलखड़ी, स्फटिक आदि से बनाया जाता था। धातु, सोना, तांबा, कांस्य, शंख, फ्रांस, पक्की मिट्टी। कुछ मनकों को दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में मिलाकर भी बनाया जाता था। मनकों के आकार में चक्राकार है, चक्की, डोलाकार आदि होता था। ऊपर से अलंकरण की चित्रकारी की गई थी। पत्थर के प्रकार आधुनिक मनके थे। पत्थर की विधि में परिवर्तन होता था। सेलखड़ी का पत्थर जैसे कि आसानी से मिल जाता था। कई जगहों से सेलखड़ी के चूर्ण को खांचे में डालकर सभी मनके बनाए जाते थे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सेलखड़ी के पत्थर को पीसकर उसे एक निश्चित सांचे में डालकर मनके बनाए जाते थे।
मन के बनाने के लिए गिसाई दर्पण और पोर्ट्रेट का प्रदर्शन किया जाता था। उत्पाद की पहचान कैसे हुई? उत्पादन: बचा लिया गया रो माल, त्यागा हुआ कूड़ा कचरा आदि इत्यादि उत्पाद पहचान होती है। जिस जगह पर इंटरेस्ट में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं उन्हें ही प्रोडक्ट सेंटर माना जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर मनकों का कार्य होता था वहाँ पर पत्रों के जैसे कि अनावश्यक पत्रों को फेंक दिया जाता था। जैसे कि पत्रों को मन के बनाने के लिए पत्रों को एक निश्चित आकार दिया जाता था, जैसे कि पत्रों के टुकड़ों को फेंक दिया जाता था। तो जहाँ पर अधिक पत्रों के टुकड़े मिले उन्हें प्रोडक्ट सेंटर माना जाता है। यदि फिर उत्पादन के बाद बचे अनावश्यक शेष भी उत्पादन केंद्र ज्ञात होते हैं। स्टार माल का अवलोकन: स्थानीय रोई माल, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, धातु आदि। अन्य क्षेत्रों में मंगाया जाने वाला रोई माल: नागेश्वर बालाकोट से शंख मिलता था। लोथल से कार्नियर पत्थर मिलता था। राजस्थान गुजरात से शैलकड़ी नामक पत्थर मिलता था। राजस्थान के खेजड़ी नामक से तांबा मिलता था और दक्षिण भारत से सोना मिलता था। हड़प्पा की लिपि, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हड़प्पा की लिपि ये एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। हड़प्पा की लिपि चित्रात्मक लिपि है। इसमें लगभग 375 से 400 के बीच चिन्ह थे। इसे राइट से बाईं ओर लिखा जाता है, जैसे कि उर्दू को लिखा जाता है। इस लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसे रहस्यमयी लिपि कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में शासन। हड़प्पा सभ्यता में शासन को लेकर 3 अलग अलग मत हैं। पहला मत, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा समाज में शासन नहीं थे, सभी की स्थिति समान थी। दूसरा मत, हड़प्पा सभ्यता में कोई एक शासन नहीं था बल्कि अनेक शासन थे। तीसरा मत, हड़प्पा एक राज्य था क्योंकि इतने बड़े आकार में छलनी होने का बावजूद भी पूरे क्षेत्र में कई समानताएं थी, जैसे कि छलनी कोई योजना को शुरू करना, ईंट का आकार, सामाजिक संरचना, जीवन निर्माण के तरीके। यानी कि तीसरा मत का तात्पर्य है कि पूरे क्षेत्र में एक ही शासन था, क्योंकि वहाँ पर जैसे कि निश्चित आकार की ईंटें बनाई जाती थी, तो पूरे क्षेत्र में एक ही आकार की ईंटें मिली है। धार्मिक मान्यता। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। कुछ मोहरों में अनुष्ठान के दृश्य मिले हैं। मोहरों पर पेड़ के ढांचे में बाए गए हैं जेवरों से लड़ियों में एक नारी की मूर्ति मिली है, जैसे मातृ देवी कहा जाता था। कालीबंगा, लोथल जैसे क्षेत्रों में विशाल स्नानागार मिले हैं जो कि सामूहिक स्नान के लिए उपयोग किए जाते थे। कुछ मोहरों में एक व्यक्ति को योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। पत्थर के शब्दों में शिवलिंग के रूप में अंकित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये हिंदू धर्म के प्रमुख देवता शिव के भक्त थे, अर्थात शिव की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता का पतन अर्थात अंत। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ, जैसे कि भूकंप, सिंधु नदी का रास्ता बदलना। तू अटका देख रही हो? अरे बंद करो स्पीकर में। क्यों? वीडियो बना रही? वीडियो तो